नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। 28 का अखाड़ा दिन भर न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर जारी है और लगातार पल पल की अपडेट। 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक एक अपडेट आप तक न्यूज 18 लगातार पहुंचा रहा है और पहुंचाता रहेगा। मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे, तमाम जानकारी वो भी देंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, विधानसभा की 28 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 26.59% मतदान। बदनावर में सबसे ज्यादा 35.39% वोटिंग हुई है। तो सुबह से लगातार वोटिंग जारी, लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग, युवा सभी बढ़ चढ़कर इस मतदान में, इस उपचुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ा सा अलग है ये चुनाव हर बार से, क्योंकि ये चुनाव थोड़ा अलग है क्योंकि कोरोना इस समय पूरे देश का, दुनिया में कोरोना है और कोरोना काल की वजह से कुछ गाइडलाइंस हैं, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा डाकपत्र के जरिए भी भेजे जाएंगे वोट वो लोग जिनको कोरोना है या लोग जो बीमार हैं। तो इस बार थोड़ा सा अलग, और अब तक 27% मतदान हो चुका है। तो ये आपको बता दें, सुबह 11 बजे तक का है, 27% मतदान हो चुका है। बदनावर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा 35.39% वोटिंग बदनावर में हुई है। 28 सीटों पर उपचुनाव, और ये उपचुनाव इसलिए भी खास क्योंकि पहली बार इतिहास में उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं, जो सीटें हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है। दूसरी बात, काफी गहमा गहमी, काफी आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी इस उपचुनाव से पहले देखने को मिली। और ये दोनों ही पार्टियों के, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, साख का भी सवाल है। और आगर और बदनावर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग अब तक, वोटिंग परसेंटेज वहां की देखने को मिली है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो 28 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें सुबह 11 बजे तक की आपको बता रहे हैं 27%। बदनावर और आगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। विधानसभा की 28 सीटों पर यह उपचुनाव। और आपको बता दें कि मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उनके साथ 25 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद से ही ये उपचुनाव की संख्या 25 के बाद फिर बढ़कर 28 तक पहुंच गई। और उसके बाद 28 सीटों पर आज उपचुनाव, और आज जो ये वोटिंग है ये तय करेगी। और 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, प्रदेश की जनता के मन में क्या था। ये सब के लिए 10 नवंबर तक का भी इंतजार करना है। लेकिन उससे पहले काफी कुछ देखने को मिला इस उपचुनाव से पहले। अगर हम बात करें फीसदी, आपको वोटिंग परसेंटेज भी बता रहे हैं हम साथ साथ। 27%, 11 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं 27%। और बदनावर और आगर की बात करें तो 50% से ज्यादा वोटिंग वहां हो चुकी है। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 27%, और आगर और बदनावर में सबसे ज्यादा 50% वोटिंग अब तक हुई है। और अब मुरैना के सुमावली में गोलीबारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुमावली के कांसपुरा में गोलीबारी हुई है। 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। तो चुनाव है, उपचुनाव है, और उसमें अब गोलीबारी भी हुई है। आपको बता दें, ये गोलीबारी हुई है मुरैना के सुमावली में। वहां पे कांसपुरा एक जगह है जहां पर गोलीबारी हुई। इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस तरह हिंसा की खबर भी आ रही है। उपचुनाव है, लेकिन चुनाव में अक्सर इस तरीके की खबरें भी आती हैं। और ये खबर आज मुरैना से आई है, जहां मुरैना के सुमावली में गोलीबारी हुई है। और सागर से खबर, जहां 3 फर्जी मतदाता गिरफ्त में आए। दूसरे वोटरों के नाम पर वोट डाल रहे थे। सुर्खी के बरौदा मतदान केंद्र का पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर यह पूरा वीडियो वायरल हुआ है। तो फर्जी मतदाता भी अब सामने आए हैं। सागर से यह खबर है, 3 फर्जी मतदाता सामने आए, दूसरे वोटर्स के नाम पर ये वोट डाल रहे थे। और आपको बता दें, इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। सुर्खी के बरौदा मतदान केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां 3 फर्जी मतदाता भी गिरफ्त में आए हैं पुलिस की।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, सीएम शिवराज ने की मतदान करने की अपील। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा जरूर लें, घरों से निकलें और वोट करें। आपके वोट से ही सरकार बनती है जो प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाए। सरकार यही रहनी चाहिए, ये सब आपके एक वोट से ही संभव है। और जिन्होंने नहीं किया वो पहले वोट डालने घर से निकले, फिर भोजन करें। युवा भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए वोट करना जरूरी है। प्रार्थना है कि जिनने अब तक वोट नहीं किया वो वोट जरूर करें, क्योंकि आपके वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकारें बनती है जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करे, जो प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाए, जो जन कल्याण की योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करे। सरकार वही रहनी चाहिए और वो आपके वोट से संभव होता है। और इसलिए जिनने भोजन कर लिया हो दोपहर का वो भोजन करके निकल जाए, और नहीं किया हो तो पहले वोट डालें फिर भोजन करें। बहनें भी बड़े उत्साह से मतदान में भाग ले रही हैं और युवा भी उत्साहित है, लेकिन युवा यह भी देखे कि आसपास के सब वोट डल जाए। मैं फिर अपील करता हूं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए आपके वोट का उपयोग आप जरूर करें। अनुराग जुड़ गए हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि जिन्होंने भोजन कर लिया वो अब जाकर वोट डाल दें, नहीं किया तो पहले वोट डालें फिर भोजन करें, क्योंकि वोट बहुत ही अहम है। साथ ही जगह जगह से अब खबरें आ रही हैं, हिंसा की खबरें आ रही हैं, गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, और सागर की बात करें तो कुछ मतदाता फर्जी भी गिरफ्त में आए हैं। बिल्कुल, देखिए सागर के सुर्खी विधानसभा सीट पर कुछ फर्जी मतदाताओं की पहचान हुई है। 3 फर्जी मतदाता पकड़े गए जो कि गलत तरीके से वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, उनको पकड़ने का काम किया गया है। इसके अलावा यदि ग्वालियर चंबल इलाके पर हम यदि उपचुनाव में अब तक नजर डालें तो यहाँ पर हिंसा को रोकने के लिए जो तमाम इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और सुमावली अकेले में कासपुरा और रतुआ 2 जगह पर फायरिंग होने की खबर है। इसके अलावा भिंड में भी कुछ जगह पर फायरिंग होने की खबर है। कुछ ही देर पहले हमारी जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बात से इंकार किया था कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। जहां से सूचना मिल रही है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी 5 घंटे का करीब 5 घंटे का समय बाकी है और आखिरी समय में किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुरैना से हमारे संवाददाता दुष्यंत भी हमारे साथ हैं। दुष्यंत, कई जगह से फायरिंग की खबर निकल कर आ रही है, क्या रिपोर्ट है अभी तक? जी अनुराग जी, जिस तरह से जो प्रशासन ने वादे किए थे, दावे किए थे, वो नाकाम साबित हो रहे हैं। सुमावली अकेली विधानसभा से 8 से 10 पोलिंग बूथों पर अलग अलग इलाकों पर जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसमें 2 से 3 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस बल वहां पहुंचा, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूर्ख दर्शक बना रहा। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है इस मामले में। अभी कांसपुरा में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसके फिर 4 को और पकड़ा गया, मतलब टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं, जिन पर राइफल भी, हथियार भी बरामद हुए हैं। और जब हमारी टीम पाठकपुरा पर पहुंची थी तो हमारे ऊपर भी उपद्रवियों ने हमला किया और गोलीबारी की, जिसका फुटेज भी देखने को मिला। तो बिल्कुल, दुष्यंत भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और फायरिंग हुई थी तभी उसी समय वहां पर मौजूद थे, हमला हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन को भी जानकारी दी गई है। लेकिन सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा ने 1 दर्जन पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग कराए जाने की मांग की है। इस बात की आशंका जो है अजब सिंह कुशवाहा ने जताई है कि जो फायरिंग हुई है या कहां पर गड़बड़ी हुई है उसके जरिए वोटिंग को प्रभावित करने का काम किया गया है। हालांकि जो मंत्री हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं इंदल सिंह कंसाना, उन्होंने किसी भी तरीके की हिंसा की बात से इंकार किया है। तो कुल मिलाकर सुमावली में कई जगह पर फायरिंग की खबर है और अभी तकरीबन 5 घंटे का समय बाकी है। और ऐसे में हिंसा को रोकने के लिए और क्या पर्याप्त इंतजाम
किए जाते हैं, ये देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे 28 विधानसभा सीटें और 28 रिपोर्टर हैं जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक की जो जानकारी हमें अनुराग ने दी। अनुराग, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे खास पैनल, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए दुर्गेश जी, बीजेपी प्रवक्ता रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार आपकी है, लेकिन ये जो उपचुनाव अब हो रहे हैं ये वाकई में ये काफी अलग हैं और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी सारी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं कि हमारी जीत होगी, लेकिन अब क्या लग रहा है, क्योंकि बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और पहली सरकार जब गई उसके बाद बीजेपी आई है, तो क्या मतदाताओं का मन थोड़ा बदला होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो वोट कर चुके हैं और जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें, घर से निकलें, वोट करें, क्योंकि ये चुनाव जो हैं निश्चित रूप से वो चुनाव हैं जब 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी, कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में त्राही मचा दी थी। लूट एक बिजनेस के रूप में स्थापित हो गया था कमलनाथ सरकार के, और हम तो इन चीज़ों को आरोप लगाते ही थे। इनके मंत्री उमंग श्रृंगार हों, अनेक विधायक हों, सभी ने आरोप लगाए खुलकर। तो निश्चित रूप से आज अगर उन सब चीज़ों से बचना है तो निश्चित रूप से मतदान कर एक ऐसी पार्टी के पक्ष में वोट करना है जिसका जो एजेंडा है, माननीय मोदी जी के जो मूल वाक्य हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर काम करना है इस पार्टी के। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अक्षरशः उसका पालन करता है और निश्चित ही मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि जो 15 महीने में प्रदेश 15 साल पीछे गर्त में चला गया था। आपने देखा होगा कि हम लोग इन 15 साल में, जो हमारा पहले का शासनकाल था, उस 15 साल में हम कभी बिजली पानी सड़क के लिए आपके चैनलों पे नहीं बैठे। हमने कभी आपके समक्ष बैठकर इन चीज़ों के लिए नहीं किया कि हम बिजली पानी सड़क नहीं दे पा रहे हैं। पर जैसे ही कमलनाथ सरकार आई, वक्त बदलाव का लेके आए और उस बदलाव में उन्होंने पानी, बिजली, सड़क, ऐसी चीज़ों तक के लिए जनता में त्राही मच गई थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने 973 वचन दिए थे। उन 973 वचन से बदलाव की बात कर रहे थे, पर एक वचन पूर्ण नहीं हुआ। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, जब भोपाल आकर झूठ बोल जाते हैं 10 दिन में कर्जा माफ। आज मध्य प्रदेश का वो किसान निश्चित रूप से वोट करेगा जिनको आपने कर्ज माफी का सबब दिखाया था, आपने सपने दिखाए थे उनको कि मध्य प्रदेश में हम कर्जा माफ करने वाले। आज मध्य प्रदेश का वो युवा भी निश्चित रूप से वोट करेगा जिनको आपने 4000 रुपये भत्ता देने की बात की थी। आज निश्चित रूप से वो युवा उस लाइन में खड़ा होकर वोट करेगा कि कमलनाथ जी एक वचन के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास अपने पिताजी के दिए हुए वचन के लेकर कर लेते हैं, पर आपने 973 वचन मध्य प्रदेश की जनता को दिए, उसमें एक भी वचन पूरा नहीं कर पाए। तो रवि जी के पास भी एक लिस्ट होगी कि बीजेपी ने जो 15 साल का जो शासनकाल था उसमें क्या क्या नहीं किया। रवि जी से ही बात कर लेती हूँ। दोनों पार्टियों के पास एक एक लिस्ट है और दोनों पार्टियों की इस मामले में बड़ी सहमति है कि आपने ये नहीं किया और आपने ये नहीं किया। रवि जी, ऐसी ही कुछ लिस्ट आपके पास भी होगी, बट हाँ इतना तो जरूर है कि जनता जरूर समझदार है। मध्य प्रदेश की जनता ने इतने उतार चढ़ाव इस बीच देख लिए हैं कि इतना जरूर समझती है कि आखिर उसे क्या करना है और जनता क्या करेगी। 10 नवंबर का इंतजार तो करना होगा। देखिए श्रद्धा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 28 सीटों के सभी मतदाता भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि बाहर निकले और जो गद्दारों के दम पर एक सरकार भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट से बनाई है, षड्यंत्र से बनाई है, उसे अपदस्थ करने के लिए आप बाहर निकले, पहली बात। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे तो उसमें हंसी आने के अलावा कोई दूसरी बात कर नहीं सकते। जिनके 15 साल के शासन में शिवराज सिंह चौहान जी ने 21,000 घोषणाएं की और 21 घोषणाएं भी पूरी नहीं कर पाए, वो यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब लगातार झूठ बोलते हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और विधानसभा में क्या क्या कहते हैं कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। तो ऐसी पार्टी जिसने अपना नाम ही बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी रखा हो, तो इसके प्रवक्ता आके यहाँ पे झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। और इस प्रदेश की जनता जानती है कि हमने
कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुना था और शिवराज को अपदस्थ किया था। तो शिवराज सरकार जो अपदस्थ की गई थी वो चोर दरवाजे से गद्दारों के दम पर हमारी सरकार पर बलात् कब्जा किया, और जब बलात् कब्जा किया तो जो मतदाता था उसके मत के साथ गद्दारी की है, विश्वासघात किया है, और जिस विश्वासघात और गद्दारी का बदला आज इस पूरे मध्य प्रदेश में जिस उत्साह से लोग निकल रहे हैं, जिस उत्साह से निकलकर मतदान कर रहे हैं, आप देखेंगी श्रद्धा कि 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी 28 में से 28 सीटों पर जीतेगी और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि इनका काम ही है केवल लोगों के साथ झूठ बोलना, प्रपंच करना, षड्यंत्र करना और किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या करना। तो आज जो इन्होंने लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या की है, जो हमारे संविधान की अवमानना की है, जो संविधान ने इस कॉमन मैन को, जो हमारा जनता थी, उसको एक अधिकार दिया था कि आप सरकारें चुन सकते हैं और आप ही सरकारें बदल सकते हैं, आज इन्होंने उस अधिकार पर कुठाराघात किया है। और इससे बड़ा कुठाराघात कुछ हो नहीं सकता कि एक चुनी हुई सरकार के लोगों को खरीद फरोख्त करके अपने पाले में लाएं और खुद जाके मुख्यमंत्री बन जाए, जबकि सरकार ने, जबकि मध्य प्रदेश की जनता ने तो इनको अपदस्थ कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि बहुत हुआ शिवराज जी, माफ करो शिवराज, बहुत हो गया। चुनाव है, हर बार है ये उपचुनाव, लेकिन ये किसी विधानसभा का जो चुनाव होता है उससे कम नहीं लग रहा, उपचुनाव कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, क्योंकि ये उपचुनाव हर लिहाज से बड़ा अलग रहा है। पुनीत लगातार पुनीत, मैं आपके पास आऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप भी सवाल पूछे, लेकिन एक दिनेश गुप्ता जी से मेरा सवाल है, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, ये उपचुनाव हर लिहाज से बड़ा खास रहा है, हर लिहाज से मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि भाषा की मर्यादा इस उपचुनाव के बीच टूटी है। जिसके मन में जो आया, दिग्गज नेता, जिसके जुबान पर जो आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और हर कोई भूल जा रहा है अपनी मर्यादाओं को। चुनाव आयोग से नोटिस भी आते हैं, चुनाव आयोग से नोटिस आने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता, मतलब साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है हम करेंगे और हम पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। काफी कुछ देखने को मिला इसमें। श्रद्धा, देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं होता चुनाव में तो इस तरह की चीज़ें होती है कि आप ये जो है दागदार चेहरे पर ज़्यादा बात करते हैं, दागदार कपड़ों पर ज़्यादा बात करते हैं। यदि आपके पास मुद्दा होता है, जनता के लिए कुछ डिलीवर करने के लिए होता है, कोई विज़न होता है, कोई कंसेप्ट होता है, तो आप उनकी बात करते हैं। आप अपना यदि प्रीवियस परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसकी बात करेंगे कि हमने क्या काम किया है। जब इन सब चीज़ों पर ये चुनाव हो ही नहीं रहा है, चुनाव एक आम चुनाव तो है नहीं, उपचुनाव है, तो पता नहीं क्यों राजनीतिक दल इसको असाधारण चुनाव तो मान रहे हैं, लेकिन आम जो उनके जो वादे हैं आम जनता से, उन वादों को लेके कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने यदि 15 महीने पहले 2018 के चुनाव में जो वादे आपसे किए थे उनका हमने किया क्या। यदि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था जिस पर वो 18 में नहीं चुनी गई थी, तो क्या उसको कंटिन्यू कर रही है, उसको रिवाइज कर रही है, उस तरह की कोई बातें सामने आई नहीं। हम ये देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला मार्च से चालू हुआ था, ये ऐसा नहीं इलेक्शन में लोगों की जुबान पकड़ गई। तो बड़े नाम भी मध्य प्रदेश में चेंज हो गए हैं, अब घोषणा पत्र तो रहा ही नहीं, अब है वचन पत्र, अब है संकल्प पत्र। खैर, अब जब 10 तारीख को जो भी नतीजा आएगा उसके बाद कितने वचन या कितने संकल्प पूरे होंगे, जनता उसी के आधार पर फिर सब कुछ तय करती है। और जनता बहुत स्मार्ट है, जनता को पता है उसको क्या करना है, वो अपना माइंडसेट करके बाहर घर से निकलती है। वोट जरूर करेगी, लेकिन उसने तय कर लिया होगा कि उसे क्या करना है और उसके कितने वचन और कितने संकल्प अब तक पूरे हुए हैं। इस पर भी जनता की पल पल की नजर जनता की बनी हुई है। पुनीत का रुख मैं करना चाहूंगी, पुनीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया श्रद्धा। आगरमालवा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े जो हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनकी बहस हुई है। यह आगरमालवा से इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें कि यहाँ पर काफ़ी हंगामे की तस्वीर देखने को मिली है। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ जनता जहाँ मतदान कर रही है, अपने प्रत्याशियों में से किसे चुनना है इसका फैसला कर रही है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां आपने बताया कि सागर से भी खबर आई। दूसरी तरफ ये देखिए आगरमालवा से खबर, बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रत्याशी में बहस हो गई है। विपिन वानखेड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, आगरमालवा के बनोटी खुर्द गांव में ये तीखी बहस यहाँ देखने को मिली और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये हंगामे का वीडियो वायरल हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर
भिड़ गए, आपस में भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रत्याशियों के भिड़ने का आगर मालवा से ये मामला सामने आया। विपिन वानखेड़े यहाँ से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आगर मालवा से। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं, दुर्गेश केसरवानी साहब। ये चुनाव, उपचुनाव जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो जनता के दिमाग में यही आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इनमें से जो 28 आपकी तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं या जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए, एक ने भी जनता के बीच जाकर ये सवाल तो नहीं किया कि मैं जिस सरकार में हूं वो संतुष्ट नहीं कर पा रही है, वो आपके लिए विकास के काम नहीं कर पा रही है, तो क्यों ना मैं इस सरकार से बाहर हो जाऊं, सीधे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए पुनीत जी, इसके पीछे हम जाएंगे तो निश्चित रूप से जो कमलनाथ जी का अहंकारी रवैया था, कमलनाथ जी जब डबरा की सभा में एक शब्द दलित महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस शब्द के निश्चित रूप से पूरे देश में चर्चा होती है, आधी आबादी को आप करते हो। और अहंकार इसलिए मैंने इस शब्द का यूज़ किया, जब आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि इन चीज़ों की राजनीति में इन शब्दों की कहीं कोई जगह नहीं है, और उसके बाद भी कमलनाथ जी का अहंकार सिर चढ़ के बोलता है और उन्होंने कहा कि वो उनका परसेप्शन हो सकता है, मैं अपनी जगह अडिग हूँ। तो वही रावण के पुतले को अभी हम लोगों ने कुछ समय पूर्व जलाया था, उस अहंकार को हमने नष्ट किया था। आज मध्य प्रदेश की जनता इस अहंकारी कमलनाथ जी का निश्चित रूप से अंत करने वाली है। सवाल आपके पास जब विधायक चल के अपने मेरा सवाल आपके पास दुर्गेश जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप। सवाल मेरा जो था, आप शायद उस सवाल को घुमा गए, उसका जवाब दिनेश गुप्ता जी से ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, मेरा सवाल पुनीत जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आप ही के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दिनेश जी से सवाल का जवाब लेंगे। नहीं दिनेश पुनीत जी, ये देखिए, जो मार्च से लेके जो अक्टूबर तक का ये हम जो घटनाक्रम है, वो हमें सबको मालूम है कि ये जो है ये चुनाव क्यों हो रहा है, और बार बार हमने उन लोगों की भी सफाई सुनी है जो चुनाव मैदान में है, जिन्होंने दल बदल किया है। वो इस बात को सेटिस्फाई कर पाए नहीं कर पाए, ये तो वोटर जब वोट डाल रहा है तो उसको ये तय करना है कि आपका निर्णय सही था या गलत था, क्योंकि वो फिर से चुनाव मैदान में है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जो है विधानसभा के सदस्य उसी वोट पर बने हुए हैं, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और वो फिर से चुनाव मैदान में और जनता के सामने है। जनता को लगेगा कि उन्होंने कोई गलत निर्णय किया है, तो मुझे लगता है फिर नहीं चुनेगी उनको, कहेगी कि नहीं, आपका जो आपकी जो क्रेडेंशियल है वो खत्म हो चुके हैं। तो जनता यदि उनके बारे में ये धारणा बना चुकी होगी कि इन्होंने गलत किया है, तो उनके पक्ष में फैसला नहीं करेगी। यदि लग रहा होगा कि ये हमारे लिए ही इसने जो है पार्टी छोड़ी है या विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ वोटर जाएगा। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत, जो जैसा श्रद्धा भी करी थी, सभी कह रहे हैं कि आम चुनाव नहीं है, ये असाधारण सा चुनाव है और इतने बड़ी संख्या में चुनाव होते नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इस चुनाव में जो है, जो कोई मुद्दा तो कहीं कोई है ही नहीं, क्योंकि एक सरकार गई, दूसरी सरकार तत्काल आ गई, उसका एजेंडा सबको पता था, वही किसान है, किसान की कर्ज माफी की हम ये बात केवल सुन रहे हैं कि कितने लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है, उसको मुद्दा बनाने की बात हो रही है, कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जो है जो मतदाता है वो अभी तक इस बात को लेकर सेटिस्फाई नहीं है कि हम आखिर ये जो नई सरकार है या पुरानी सरकार थी, दोनों के बीच अब किस एजेंडे पर इसको चलना है। किस एजेंडे पर इसको चलना है, ये वाकई में अब ये फैसला मतदाता करेगा। तो इसीलिए सवाल यही था। ठीक है, रवि जी, आपका क्या कहना है? जी नहीं, देखिए, ये पुनीत मैं कहूँ, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, 28 में से 25 वो ऐसे लोग हैं जिन्हें जनता ने हाथ के पंजे पर वोट देकर चुना था और उन पर विश्वास व्यक्त किया था कि आप जाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। उन्होंने खरीदी, बिक्री और गद्दारी करके आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए। और अब कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि आज जनता के सामने जाके कह रहे कि नहीं भैया, अब हमको
भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है उस पर वोट डाल दो। आप समझिए कि आज प्रजातंत्र की इन्होंने कितना बड़ा चीरहरण किया है, आज किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, किस तरह से संविधान की अवमानना की है। आज हमारे जो नेताओं ने संविधान बनाया था, आज उनकी आत्मा रोती होगी कि हमने ऐसे लोगों के लिए संविधान बनाया था, ऐसे लोगों के लिए हमने जनतंत्र बनाया था, ऐसे लोगों के लिए हमने प्रजातंत्र बनाया था, जो जनता के चुने हुए जो उम्मीदवार हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके साथ गद्दारी करके सरकारें बनाएंगे। जनता इसको देख रही है, जनता इसको समझ रही है और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए मैं समझता हूं 28 की 28 विधानसभाओं के जो मतदाता हैं वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और इनको सबक सिखाएंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी, ये आप देख लेना। मैं आपके चैनल पे जाके ये कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, आज उसका घिनौना चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है कि ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी समझौते को कर सकते हैं। हमने कश्मीर में भी देखा, हमने कर्नाटक में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, मणिपुर में देखा, मिजोरम में देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उनको जनता नकार देती है तो वो इस तरह से छल कपट करके, प्रजातंत्र की हत्या करके, खरीद फरोख्त करके और सरकारें बनाते हैं। और मध्य प्रदेश में तो ये हाल हो गया कि जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि माफिया डॉन जो है वो हीरो की मां को उठा के ले जाता है, बहन को उठा के ले जाता है और उनके सीने पे बंदूक रख के कहता है कि अब ये काम करो। तो ये तो उठा के हमारे 22 जो एमएलए हैं उनको कर्नाटक में ले गए, उनको होटल में बंद कर दिया। मैं सहमत हूं, बड़ी फिल्मी और स्क्रिप्ट इस बार रवि जी चुनाव में लग रही है। ये जो उपचुनाव बार बार यही हम कह रहे हैं कि बड़ा खास है और बड़ा अलग है, असाधारण है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे बीजेपी कांग्रेस दोनों से रहेंगे, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से बराबर टूटी है। तो क्या सिर्फ वोट लेना है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालनी है, चाहे हम कुछ भी बोल रहे हैं, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का हमें ख्याल नहीं रखना, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अपनी भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, ये बड़ा इस उपचुनाव के प्रचार में ये बड़ा देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे सवाल रहेंगे बीजेपी कांग्रेस दोनों से। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्रदेश के 28 सीटों पर मतदान जारी। अब तक 42% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बदनावर में 1 बजे तक 53.23% मतदान। बदनावर में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो 28 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, बढ़ चढ़कर सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 42% से ज्यादा मतदान, ये 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि बदनावर की अगर हम खासतौर पर बात करें तो वहां की जनता सबसे ज्यादा सजग दिखाई दे रही है। 53.23% मतदान बदनावर में अब तक, यानी कि 1 बजे तक हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा इसमें ले रहे हैं। न्यूज़ 18 भी कहता है जाएं, आप, ये आपका अधिकार है, आप जाकर वोट जरूर डालें। और अब तक बदनावर में 53.23% मतदान वोटिंग हो चुकी है। और प्रदेश की बात करें तो 42% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। और चलिए जरा वोटिंग परसेंटेज अलग अलग जगह की आपको बता देते हैं। शुरुआत आगर से करते हैं। आगर की बात करें तो 53.64% आगर में वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अंबाहा की बात करें तो 32.81% वोटिंग हो चुकी है। अनूपपुर की भी आपको बताते हैं। अनूपपुर की जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 40.38%। अशोकनगर 37.07%। बदनावर में सबसे ज्यादा 53.23%। बमौरी 55.09%। बमौरी में भी सबसे ज्यादा अब तक वोटिंग परसेंटेज है। भांडेर की बात करें तो 42.36%। ब्यावरा में 57 और भी ज्यादा 57.37%। डबरा में 36.75%। दिमनी में 39.98%, यानी कि तकरीबन 40। और गोहद में
34.87%। ग्वालियर की बात कर ले तो ग्वालियर में 29 कम है अभी यहाँ पे और जगह के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज 29.30%। ग्वालियर पूर्व में 25.49%। हाटपिपलिया 39.23%। जौरा 42% जौरा में, करेरा में 32.67%। और मधानता की बात करते हैं 36.07%। मेहगांव 39.41%। मेहगांव का वोटिंग परसेंटेज। मुरैना 34% अब तक यहां पर मतदान हो चुका है। मुंगावली 27.41%। नेपानगर 47.60%। पोहरी की बात करें तो पोहरी में 25.04%। सांची 40.32%। सांवेर 48.52%। सुमावली 34.06%। सुर्खी और 46% सुर्खी में। सुवासरा में 55.91% और मलहरा, बड़ा मलहरा की बात करें तो 29.64%। अब तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपको हम बता रहे हैं। और चलिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। पुनीत वहां पर मौजूद है क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक सीट पर, लेकिन वो एक सीट बेहद खास है, उस पर भी आज वोटिंग लगातार जारी है। वहां क्या कुछ इस समय चल रहा है, वहां के क्या हालात हैं, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत मौजूद है। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और मरवाही की बात करें उसके पहले एक थोड़ी चिंता की बात जो हर बार जताई जाती है वो है शहरी जनता आखिर क्यों बाहर नहीं निकलती। ग्वालियर से और ग्वालियरपुर से वोटिंग परसेंटेज जो है अभी तक कम है, इसलिए एक बार अपील ये है कि लोग घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मरवाही की बात कर लेते हैं। 28 का अखाड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक मरवाही सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से जहां सरकार कांग्रेस ने बड़ा जोर लगाया इस सीट पर प्रचार करने के लिए, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जोर लगाया है। यह सीट अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर खास बात यह है कि जब चुनाव हो रहा है तो जोगी परिवार से कोई नहीं है और इसीलिए जोगी परिवार ने या अजीत जोगी की पार्टी जो है जेसीसीजे, उसने समर्थन दे दिया है बीजेपी को और प्रचार प्रसार भी बीजेपी के साथ किया गया। तो कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया उसमें यह कहा गया कि ये जोगी की सीट है, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अमित जोगी, अजीत जोगी के जो बेटे हैं, उन्होंने भी इसको कहा कि मेरे पिता का अपमान बार बार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि इसमें भी जेसीसीजे में भी दो फाड़ नजर आया था, दो राय नजर आई थी बीजेपी को समर्थन देने और न देने को लेकर। और जेसीसीजे के ही एक विधायक हैं, उन्होंने ये बात कह दी थी कि अजीत जोगी किसी भी हालत में बीजेपी को समर्थन नहीं देते। तो फिर अमित जोगी ने उनको कहा, याद दिलाया कि अगर आप मेरे पिता की बातें सुनेंगे और हालिया जो भाषण दिए गए हैं वो सुनेंगे तो आपको चीजें साफ हो जाएंगी। खैर, इस बीच बड़ी बात यह है कि मरवाही सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहां पर पूरा जोर लगाया। लेकिन अब जोर के बाद अब बारी जो है वो मतदाता की है। वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 41% मरवाही में वोटिंग परसेंटेज पहुंच चुका है, तो बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत अभी तक 1 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम 5 बजे तक ये वोटिंग परसेंट बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा। लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं और मतदान किया है, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो मरवाही का ये अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे अपडेट और जान लेते हैं कि ताजा घटनाक्रम क्या है, क्या सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। देवव्रत, क्या खबर मरवाही से? जी बिल्कुल, सभी जगह अभी तक के फिलहाल जो खबरें आई हैं 41% मतदान मरवाही में हो चुका है। और यकीनन जो शुरुआती दौर चल रहा था उस समय ऐसा लग रहा था कि काफी धीमे तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है, 2%, उसके बाद फिर 11 बजे जो परसेंटेज आया वो 12%। लेकिन यहाँ का मतदाता समझदार है और ये समझ इससे पता चलती है कि लगातार मतदाताओं का प्रवेश जारी है, मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, एक यहाँ पर
ऐसी जगह पे मैं मौजूद हूं जहां पर मतदाताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब तक वीआईपीज को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, लेकिन आप ये यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो काफी अलग सी आपको नजर आएगी। हालांकि जो सजावट, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि किसी पर्व जैसा यहाँ पर जलसे जैसी सजावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। हालांकि आमतौर पर किसी भी मतदान केंद्र में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। फुलवारी कक्ष बनाया गया है जो कि बच्चों के लिए तैयार किया गया है। अगर जो महिलाएं आती हैं अपने बच्चों को साथ लेकर के, और बच्चों को अगर साथ लेकर के आती हैं, और इस बीच अगर किसी भी तरह से बच्चे बोर हो जाएं तो उनके रहने के लिए भी, रुकने के लिए भी यहाँ पर जगह है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? कौन सी जगह से? कहाँ से? दानी कुंडी। कैसा विधायक चाह रही हैं आप? खैर, बोलती नहीं है कुछ भी यहाँ की महिलाएं, लेकिन समझ सब कुछ रही हैं। और खास तौर पे एक चीज और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट ये भी कि यहाँ पर पूरी तरह से जो आमतौर पे हमें कतारें नजर आती है, लेकिन कतारों की जगह यहाँ पर आप देखिए कि चेयर में तमाम मतदाताओं को बिठाया गया है। ये बाकी आपको आम मतदान केंद्रों में नजर नहीं आएगा। आमतौर पे आपको कतारें ही नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पे जो चेयर में बैठा करके वीआईपी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है मतदाताओं को, इनसे ही जान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पर का माहौल? सजा धजा मतदान कक्ष है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा, कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? कैसा? अच्छा चाहते हैं। अच्छा चाहते हैं। क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में? अभी तो ठीक है, सब कुछ ठीक ही है। हाथ में, सारे हाथ में ग्लव्स हैं। चलिए, बहुत अच्छी सजावट तो कर रखी है। अब ये सजावट क्या लोगों को कितना लुभाती है, और इस सजावट के बाद खुश होकर किसको कितना वोट जाता है, इसके लिए देवव्रत अब हमें 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक सीट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीट है मरवाही, और सबकी नजरें, पूरे छत्तीसगढ़ की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। 10 तारीख का इंतजार है, और वोटिंग परसेंटेज अब तक आपने बताया कि 41% हो चुका है। जनता क्या चाहती है ये भी अब कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब ग्वालियर का रुख करेंगे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अन्य जगह के मुकाबले अगर ग्वालियर की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बड़ी कम है ग्वालियर की, लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, क्या बात है? बाकी जगहों पर, बदनावर और भी कई जगह है जहां पर अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज अब तक देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में जो 3 सीटें हैं, उन सीटों का अगर औसत वोटिंग की बात करें तो पिछले 5-7 चुनाव में उनकी वोटिंग 60 से 65% के अंदर ही रही है। तो यही वजह कि अभी शुरुआती दौर में कुछ सीटों पर धीमी मतदान हुआ है, लेकिन दोपहर होते होते ये मतदान की गति बढ़ रही है। और यहाँ पर कई नेता भी मौजूद है कि जो लगातार इस चुनाव में लगे हुए हैं। और यहाँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोर्चा के, और पूर्व मंत्री है लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, आपने अभी वोट किया है, किस तरह की क्या जिम्मेदारी थी, क्या सिनेरियो अब आप देख रहे हैं? लगातार एससी की जो सीटें हैं, उसके अलावा जो ग्वालियर चंबल अंचल की सीटें, उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि यही जो मतदाता वर्ग था जिसकी वजह से 2018 में बीजेपी हारी थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, स्वाभाविक है। उसके मुताबिक मैं मध्य प्रदेश की लगभग 25 विधानसभा सीटों में घूमा हूँ। 47 जगह मैंने सभाएं की है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है। मैं जनता के बॉडी लैंग्वेज के कारण भी, और गाँव में और जनता से जो बातचीत की उसके आधार पर कह सकता हूँ, केवल ग्वालियर चंबल संभाग नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में कमल 28 सीटों पर खिलने वाला है। उसका कारण है लोगों का शिवराज जी में विश्वास, शिवराज जी में श्रद्धा। एक तरफ कमलनाथ जी को जनता देखती, दूसरी तरफ शिवराज जी को देखती है, तो कमलनाथ को देखकर उनको लगता है कि यार ये आदमी ने तो हमको किसानों के कर्जा माफ नहीं किए, धोखा किया, बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, धोखा किया, उन्होंने संविदा कर्मियों को स्थायी नहीं किया। लाल सिंह जी, ये बताइए कि जो अनुसूचित जाति वोटर है, उस वोटर की वजह से भी एक बड़ी हार का कारण 2018 में बीजेपी के लिए बना था। इस बार क्या लगता है, आप लोग उस वोटर को समझा पाए हैं? हाँ, मैं वही कह रहा था कि गांव-गांव में, घर-घर में कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाए थे, लोगों से कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दस्तखत करिए। तो उसमें कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास करके वोट दिया कि उन्होंने कहा हम वचन कर रहे हैं, घोषणा पत्र नहीं। लेकिन 1.5 साल में एक भी SC ST के कल्याण की योजना नहीं बनाई, एक भी किसान की कल्याण की योजना नहीं बनाई। इस कारण से हम लोग भी गए
कि भाई उनको समझाया कि कांग्रेस आपके बीच में षड्यंत्र करती है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अटल जी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा तो नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस ने 4 बार किया, ये भी हम समझाने में कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लोगों को सफल रहे हैं। और अंततोगत्ता एक काम और उन्होंने ऐसा किया जो बहुत अभद्र, बहुत अपमानित था कि हमारी दलित की बेटी और इमरती देवी का जो अपमान किया, एक महिला का अपमान, एक दलित का अपमान, कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लगा कि पहले हमारे साथ धोखा हुआ, 2 साल वचन देकर कांग्रेस ने किया। और हमने जब डिटेल्स उनके सामने रखी तो अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा वर्ग अब की भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है और वो विश्वास कर रहा है कि वो नरेंद्र मोदी है कि हमारे गरीबों को गैस सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं, शौचालय देने का, मकान देने का काम कर रहे हैं। इसलिए उसका विश्वास कहीं ना कहीं जमा। एक चीज़ ये भी आई सामने कि भारतीय जनता पार्टी में भी समन्वय की कमी बताई जा रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी आरोप है कि सिंधिया गुट, बीजेपी के लोग सिंधिया गुट के लोगों को हराने पे तुले हैं। आप लोगों पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आप लोग जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह के क्या दम है कांग्रेस? मुझे लगता है कांग्रेस के आरोप में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि तिकड़म के आधार पर चुनाव जीता जाता है। मुद्दे न होने के कारण कई विधानसभा इस प्रकार के उनके कार्यकर्ता अफवाह उड़ाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर, आपने नेता देखे होंगे हर जगह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा। और एक और मैं बताऊं, 28 सीटों पे जब भाजपा कमल खिलेगा तो स्वाभाविक है नेता और कार्यकर्ताओं ने क्या किया ये भी समझ में आएगा। तो सुशील, कोरोना काल चल रहा है। सुशील, कोरोना काल चल रहा है, कितनी लोग सावधानियां बरत रहे हैं, नेताजी से जान लीजिए। बिल्कुल लाल सिंह जी, कोरोना का ये संक्रमण का दौर चल रहा है, क्या लगता है आपको? शहरी क्षेत्रों में तो असर देखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ गाइडलाइन का पालन हो रहा है। आप भी कई बूथों पर गए, आप लोगों ने भी देखा, तो वहाँ किस तरह की क्या स्थितियाँ आपको लगता है कि आप? मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी गया हूँ, नगरीय क्षेत्र में भी बहुत सारे बूथों पर मैं बाहर गया हूँ। मुझे एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि मतदान केंद्र के अंदर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और लाइन में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, यानी कि मतदाता भी कर रहा है स्वयं। तो केवल क्या मतदाता को करना है या नेताजी को भी करना है, उनके साथ कार्यकर्ता जो है उनको भी करना है? पूछिए जरा। काल में मतदाता का जागरूक रहना और कोरोना से बचने के उपाय दिमाग में लेकर मतदान करने जाना, ये बहुत अच्छा कदम है। मन को केवल मतदाता के लिए ही गाइडलाइन है ये, नेताओं के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए भी कुछ सलाह है? मुझे लगता है पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि कोई बीमारी ऐसी है जिससे संकट में जान आ सकती है। तो सुशील, लगे हाथ ये भी पूछिएगा कि सभी को करना चाहिए, तो फिर मास्क किसी ने यहाँ क्यों नहीं लगा रखा? कोई कार्यक्रम हो रहा है, मास्क और सैनिटाइज, ये 2 चीज़ों का जरूर व्यवस्था करें। तो बहुत जगह इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है और मुझे लगता है सभी को पालन करना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता भी अभी हमारे साथ भी मौजूद है, तो आप इनको भी सलाह देंगे कि मास्क लगा के? स्वाभाविक है, मुझे लग रहा है कि आज मैं भी जिन बूथों पे गया हूँ, कार्यकर्ता भी मास्क लगाए था, अधिकारी भी मास्क लगाए था, मतदाता भी मास्क लगाए था और हमारे साथ कार्यकर्ता भी खड़े, तो उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगाए। केवल अब आपका टीवी चल रहा है, इस कारण से लोग सोचते हैं कि फोटो जरा अच्छा आ जाए। मैं सभी से आग्रह भी करना चाहता हूं कि मास्क लगवा दीजिए, लगे हाथ लगवा दीजिए। सुशील, लगवा दीजिए, अच्छा रहेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। नेताजी से बोलिए कि सबको लगवा दे मास्क। लगा लीजिए, लगवा दीजिए, लगे हाथ टीवी पे लाइव, अच्छा लगेगा सब पर। लाल सिंह जी जब आए थे तो मास्क में ही थे और बिल्कुल आप देखिए सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अब मास्क में आ गए हैं। और लाल सिंह जी से खास तौर पर हमने भी गुजारिश की थी कि बिना मास्क के थोड़ा बातचीत कर ली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्था है, चुनाव आयोग की जो मतदान केंद्रों पर है, उससे खुद लाल सिंह आर्य भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अपने भी कार्यकर्ता जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये सलाह दे रहे हैं। और यहाँ भी जितने भी कार्यकर्ता सभी मास्क पहनकर अब मौजूद है। तो पुनीत, कहीं ना कहीं गोहद विधानसभा सीट से पहले लाल सिंह आर्य यहाँ एमएलए भी रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में पहले मंत्री भी रहे, तो आज वो अपनी विधानसभा सीट पर भी जो लगातार घूम रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मतदान की क्या स्थिति है। बिल्कुल, मतदान की स्थितियां ग्वालियर में कमजोर क्यों हैं? क्यों हम सुशील एक चीज देखते हैं कि शहरी क्षेत्र के लोग बाहर कम निकलते हैं। ग्वालियर पूर्व दोनों से जो रिपोर्ट आई, जो खबर आई है, उसके मुताबिक वहां वोटिंग परसेंटेज अभी तक कम नजर आ रहा है। ठीक है सुशील,
लौटेंगे आपके पास, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अभी तक टोटल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर लें मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर तो 42% के आसपास मतदान हो चुका है। मरवाही की बात करें, छत्तीसगढ़ की एक सीट, बेहद महत्वपूर्ण सीट, और यहां पर 41% वोटिंग हो चुकी है। इसके पहले बूथ हमने आपको दिखाया, हमारे सहयोगी जो जुड़े थे उन्होंने भी, देवव्रत ने भी दिखाया कि बूथ को कितने तरीके से यहां पर करीने से सजाया गया है। उम्मीद है कि यहां पर इस बूथ पर वोटिंग परसेंटेज फुल रहना चाहिए, क्योंकि शायद लोग ये भी कहेंगे कि वोट भी डालकर आओ और देखो कि बूथ भी कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो माताएं, बहनें, पुरुष सभी निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बदनावर में 1 बजे तक 53.23% मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए अभी तक जो आंकड़ा है ब्यावरा में 57.37% वोटिंग हो चुकी है। प्रदेश के 28 सीटों पर मतदान जारी है और अब तक 42% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, अभी तो 2 बजने को है और 1 बजे तक का यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। ब्यावरा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 57% वोटिंग। बदनावर में 53.23% वोटिंग और ब्यावरा में 57% वोटिंग। 28 सीटों पर मतदान जारी है। आगर में भी 53.64% वोटिंग हो चुकी है। अनूपपुर में 40, अंबाह में 32.81%, हाट पीपलिया में 49.23% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। नेपानगर की बात की जाए, महत्वपूर्ण सीट है नेपानगर, 47.60%। सुर्खी की सीट यहां पर 46%, मलेरा में 29%, पौरी में 25%। तो कुछ जगह हैं जैसे पौरी हुई, ग्वालियर पूर्व, यहां पर 30% से नीचे ही मतदान अभी तक हुआ है। ये 3 सीटें ही ऐसी हैं, मुंगावली भी इसमें शामिल है, 30% से नीचे 27.41% यहां पर हुआ है। इसके अलावा अच्छा जहां पर वोटर बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आए हैं और अच्छी वोटिंग की है, वो आपको बता दें वो सीटें कौन कौन सी हैं। आगर में 53.64% मतदान हुआ है। बदनावर में 53.23%, बमोरी में 55% मतदान हुआ है। ब्यावरा में 57.37% मतदान हुआ है। हाट पिपलिया में भी बड़ी संख्या में वोटर बाहर निकले हैं, 49.23% मतदान यहां पर भी हुआ है। सांवेर में भी अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिला, 48.52% सांवेर में हुआ है। सुवासरा में 55% मतदान हुआ है। सुर्खी में 46% मतदान हुआ है। तो ये 45% से ज्यादा जो क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है उसकी अपडेट आपको दे रहे थे। 28 सीटों पर मतदान जारी है। मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, नेता प्रतिपक्ष ने भी अपील की है, सभी ने अपील की है, निकले घरों से मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। 28 का अखाड़ा जारी।